हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस सीरीज के फोर्थ और लास्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रिमेनिंग 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे 200 टॉप इडियम्स एंड फ्रेजेस तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इनफ नहीं है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ। ये बस सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे इडियम्स कवर करने हैं। बस ये समझ लो कि ये सबसे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फेवरेट है, इसलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं। ओके, दीज आर बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि जिससे हम लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है इन द लॉन्ग रन। और इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय में, अंततः, आखिरकार क्या होता है। जैसे कि स्टडिंग कंसिस्टेंटली मे फील बोरिंग बट इट पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन ड्यूरिंग एग्जाम्स। यानी कि लगातार पढ़ना हमें बोरिंग भले लग सकता है, लेकिन आखिरकार जब समय आता है तो ये हमें पे बैक करता है और हमें उसका सफलता मिलती है, हमें उससे सफलता मिलती है और अच्छा फल मिलता है। वैसे ही स्विचिंग टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्ड हिम अवॉइड हॉस्पिटल बिल्स इन लॉन्ग रन। हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्टिंग में हो सकता है आपको महंगी लगे या फिर बोरिंग भी लगे, आपको खाने का मन ना करे, लेकिन आखिरकार जब आपको लॉन्ग रन में वो आपके हेल्थ बिल्स पे असर करेगा ना, मतलब आपके पैसे बचाएगा और आप फिट रहोगे, सो अलग। ओके, चलो नेक्स्ट ईडियम है इट्स ग्रीक टू मी। और ग्रीक का मतलब कि मतलब मेरे लिए एकदम अटपटा है, काला अक्षर भैंस बराबर है, मेरे लिए नया है, मुझे ये भाषा बिल्कुल नहीं आता है। जैसे हमें इंग्लिश, हिंदी ये सब तो आता है ना, लेकिन ग्रीक तो ऑब्वियसली नहीं आता होगा मोस्ट ऑफ अस। ओके, बिल्कुल समझ से बाहर हो, कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीज़ हम समझ ना पाए या फिर जो चीज़ हमें बहुत कंफ्यूज कर दे, वो होता है इट्स कंप्लीटली ग्रीक टू मी। फॉर एग्जाम्पल, दिस कोडिंग लैंग्वेज इज ग्रीक टू मी, आई एम फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड। मतलब कि कोडिंग की भाषा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। और वहीं व्हेन द सीए स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द जीएसटी रिटर्न्स इट वाज ग्रीक टू मी। मतलब कि जब सीए ने जीएसटी रिटर्न्स के बारे में मुझे बोलना शुरू किया ना, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरे लिए सारे काले अक्षर भैंस बराबर थे। ओके, नेक्स्ट इडियम है जंप द गन। और जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी करना या फिर बिना पूरी जानकारी लिए कोई भी काम को कर देना। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? देखो, आप रेसिंग ट्रैक में आप देखे होंगे, जब ये रेफरी जो रहता है, ये जब गन को शॉट करता है और इससे जो आवाज़ आती है, उससे उसको सुनने के बाद ही सारे रनर्स दौड़ रहे होते हैं। और उसके पहले अगर कोई दौड़ गया तो वो क्या होगा? वो फाउल कर देता है, मतलब वो गलत तरीके से दौड़ना स्टार्ट कर दिया और वो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब कि वो ज़रूरत से पहले और समय से पहले एक्ट कर देता है, राइट? तो इससे बनता है टू एक्ट टू सून विदाउट इवन थिंकिंग, समय के पहले ही भाग जाना। जैसे ये जंप द गन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही जंप द गन एंड सबमिटेड द फॉर्म बिफोर चेकिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। समय से पहले फॉर्म जमा कर दिया। और वैसे ही डोंट जंप द गन बाय रिजाइनिंग, वेट टिल योर न्यू जॉब ऑफर इज कंफर्म्ड। मतलब हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा। चलो नेक्स्ट इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। जो सो रहा है, डॉग जो सो रहा है, उसे क्यों छेड़ने जा रहे हो? क्यों फालतू में उसको पोक कर रहे हो? क्योंकि एक बार छेड़ दोगे ना, फिर वो शुरू हो जाएगा, वो कन्फ्लिक्ट करने लगेगा, वो लड़ाई करने लगेगा और आपके लिए एक परेशानी का विषय बन जाएगा। ठीक है, तो पुराने मुद्दों को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, पोक नहीं करना चाहिए। तो पुरानी बातों को न छेड़ना, टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को छेड़ करके मूड मत खराब करो और पंगा मत लो, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे हैरी पॉटर में क्या होता है, ये तीनों जो रहते हैं, हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन वीज़ली, ये लोग इस स्लीपिंग डॉग को उठा देते हैं और फिर तो इनकी खैर नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट ब्रिंगिंग अप द ओल्ड ब्रेकअप, लेट्स लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। और वैसे ही डिड नॉट कन्फ्रंट हिज रूड अंकल अगेन, डिसाइडिंग टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। मतलब कि क्यों फालतू में पंगे लेना, सोने दो ना भाई उसे। नेक्स्ट इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब बस आपके पास इतना संसाधन है कि बस आप अपने पेट को भर पा रहे हो, उससे ज़्यादा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बहुत गरीबी और तंगी की हालत चल रही है, उसे बोलते हैं टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर पाना। टू सर्वाइव विथ जस्ट इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो, बस आप एनी हाउ बस अपने आप को ढके पड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनी डेली वेज वर्कर्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली। मतलब कि कैसे जैसे-तैसे करके वो लोग अपना गुज़र-बसर कर रहे होते हैं, एनी हाउ सर्वाइव कर रहे होते हैं। और वैसे ही आफ्टर लॉकडाउन द स्मॉल शॉपकीपर वाज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब बहुत ही मुश्किल से वो अपना समय पार कर रहा था। चलो नेक्स्ट इडियम है
मेक नो बोन्स अबाउट। नो बोन्स अबाउट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन पहले समझते हैं। अगर मान लो किसी के सूप में छोटे-छोटे हड्डी के कण आ जाते हैं या फिर पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसे खाने में अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसे बिल्कुल स्मूथ नहीं लगेगा और वहीं अगर वो स्मूथ रहेगा तो उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं आएँगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और ईज़िली उसको खा लेगा, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, राइट? तो मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब सीधे-सीधे यही होता है कि कुछ भी छुपाए बिना या फिर बिना झिझक के अपने पॉइंट्स को रखना, ओके? फॉर एग्जाम्पल, टू स्पीक फ्रैंकली एंड कॉन्फिडेंटली, बिना सोचे समझे एकदम कॉन्फिडेंटली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी भी पार्टिकल्स के आए, बिना किसी कष्ट के अगर आप किसी बात को रख लेते हो फ्रैंकली, बिना झिझक के और संकोच के, तो उससे बोलते हैं टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड नो बोन्स अबाउट हर डिसलाइक फॉर द बायस्ड टीचर। उसने बिल्कुल क्लियरली जाहिर कर दिया कि वो उस बायस्ड टीचर को बहुत ही ज्यादा डिसलाइक करती है। और वैसे ही he made no bones about quitting his corporate job to make become a stand up comedian। मतलब कि वो एकदम क्लियरली उस चीज को एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है? ये जो कपड़े को आप देख रहे हो ना, ये जो इस इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया है बहुत ही टाइट करके इस हुक में फंसाया गया है सो दैट वो स्ट्रेच हो और इजीली सूख पाए। और ये बेचारा क्लोथ कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा? बहुत ही ज्यादा परेशान और बहुत ही स्ट्रेच वाले कंडीशन में हो ना, बिल्कुल खींचा जा रहा है चारों तरफ से, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है। तो बस वैसे ही अगर कोई इंसान टेंटर हुक्स में होता है तो वो बहुत ही बेचैन होता है, घबराहट होता है, चारों तरफ से उसे स्ट्रेच किया जा रहा है, वो बहुत ही स्ट्रेस्ड रहता है। तो इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी या फिर सस्पेंस उसे बोलते हैं टू बी इन टेंटर हुक्स। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वेर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द नीट रिजल्ट, और ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स टिल हिज क्रश रिप्लाई टू द प्रपोजल टेक्स्ट। मतलब कि बहुत ज्यादा एंजाइटी और घबराहट में थी। नेक्स्ट ईडियम है प्ले इट बाय ईयर, और इसका मतलब होता है स्थिति के अनुसार निर्णय लेना, ना कि रैंडमली कैसे भी। इसका ओरिजिन आपको मैं बताता हूँ। क्या होता है ना कि कुछ म्यूजिशियंस जो होते हैं उनको नोट पैड पर नोट लिख के दिया जाता है कि आप जब भी गाना बजाओ या फिर उसे प्ले करो तो आप इस नोट को देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली गाना प्ले करना अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो लोग बस एक बार धुन सुन लेते हैं और उन्हें बाद में इस नोटपैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार वो सुन लिए अपने कान से, उसके बाद उनको वो फ्लुएंटली उस पे प्ले कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं, बिना किसी हेल्प के, यानी कि स्मूथली किसी चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है? स्थिति के अनुसार निर्णय ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो टू डील विथ थिंग्स एज़ दे हैपन, नॉट बाय द फिक्स्ड प्लान। मतलब कि जैसे-जैसे चीज़ होते जा रहे हैं, वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रोवाइज़ करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, ना कि पहले से प्लान करके, राइट? तो ये कब होगा? जब आप बहुत ही स्किल्ड हुए अपने प्रोफ़ेशन में, तभी आप ये कर पाओगे। तो लेट्स नॉट प्लान द होल ट्रिप, जस्ट प्ले इट बाय ईयर वन्स वी रीच गोवा। यानी कि पहले से इतना प्लानिंग मत करो, जब गोवा पहुँचेंगे तब आगे का सोचेंगे। वैसे ही ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन आई डिड नॉट प्रिपेयर, आई जस्ट प्लेड इट बाय ईयर। मतलब कि मैंने कुछ भी ग्रुप डिस्कशन के दौरान कुछ पहले से प्रिपेयर नहीं किया था। मैं जस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा था। तो स्थिति के अनुसार निर्णय लेना उसे बोलते हैं टू प्ले इट बाय ईयर। और नेक्स्ट इडियम है पोर और थ्रो कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी फेर देना। मतलब किस चीज़ में आप ठंडा पानी फेरोगे? किसी के उत्साह या फिर खुशी को अगर आप खराब कर दो, उसमें रंग में भंग डाल दो तो वो होता है। तो उत्साह में कमी लाना या फिर किसी योजना को नकारात्मक बना देना, नेगेटिव बना देना, उसे कहते हैं टू पोर और थ्रो कोल्ड वाटर। तो यानी कि किसी को डिस्करेज कर देना या फिर कुछ प्लान को डैम्प कर देना, किसी की खुशियों को भी खराब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हिज पेरेंट्स poured कोल्ड वाटर ऑन हिज स्टार्टअप आइडिया बाय कॉलिंग इट अनरियलिस्टिक। यानी कि उसके पेरेंट्स उसको उसके एकदम मज़े को खराब कर दिया, उसके एक्साइटमेंट को खराब कर दिया, उसके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करके, अनरियलिस्टिक बुला के कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही रवि शेयर्ड हिज स्टार्टअप आइडिया एक्साइटेडली, बट हिज अंकल थ्रू कोल्ड वाटर ऑन इट बाय सेइंग ये सब हवाबाजी है, नौकरी कर जाके। तो रवि बहुत ही एक्साइटेड था अपने आइडिया को लेके, लेकिन उसके अंकल जी ना बिल्कुल उसके मूड को खराब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू बर्न वंस फिंगर। अपनी उंगलियों को कब जलाओगे आप? जब आप किसी नुकसान को उठा रहे होते हो या फिर किसी काम में आपका बुरा अनुभव हो जाए, तब आप क्या करते हो? अपनी उंगलियों को जला लेते हो टू सफर फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो विदाउट रिसर्च एंड ही burned his
फिंगर्स बैडली, मतलब कि बिना रिसर्च किए वो क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन बाद में उसे मुंह की खानी पड़ी, उसे लॉस सफर करना पड़ा। वैसे ही शी बर्न्ड हर फिंगर्स ट्रस्टिंग द रॉन्ग फ्रेंड विथ हर सीक्रेट्स, उसने अब नुकसान झेल लिया, उसे एक बुरा अनुभव हुआ तब, क्योंकि उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। ओके, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं, सारे मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला इडियम है इन द लॉन्ग रन, यानी कि आखिरकार। इट्स ग्रीक टू मी, यानी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए सारे काले अक्षर भैंस बराबर है। और वही जंप द गन का मतलब होता है हड़बड़ी में कुछ कर देना, जल्दबाजी में कुछ कर देना। और वही लेट स्लीपिंग डॉग लाई, यानी कि किसी को छेड़खानी करके उसे प्रोवोक मत करो, स्पेशली वो जब आपसे ज्यादा ताकतवर हो। और वैसे ही लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बहुत ही गरीबी में रहना। नेक्स्ट, टू मेक नो बोन्स अबाउट, यानी कि चीजों को एकदम क्लियरली एक्सप्रेस कर देना, बिल्कुल छुपा के नहीं रखना, एजिटेशन बिल्कुल ना हो। और वही ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है प्रेशर में होना, बहुत ही स्ट्रेस में होना, ओके, और हार्डशिप फेस करना। और वैसे ही प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है इम्प्रोवाइज करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर देना, और पहले से कोई प्लान करके न रखना। वहीं पोर और थ्रो कोल्ड वाटर, मतलब कि किसी की खुशी या फिर उत्साह को खराब कर देना आपके खराब बिहेवियर की वजह से। और वहीं टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है कि कोई नुकसान झेल लेना। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है टू क्राई वुल्फ। आपने भेड़ और भेड़िया की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें ये जो गड़ेड़िया रहता है, ये क्या करता है, झूठ मूठ का भेड़िया आया करके चिल्लाने लगता है। लेकिन जब सच में भेड़िया आता है और उसके भेड़ को खा जाता है, तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आते हैं, क्योंकि ये बार बार फॉल्स अलार्म कर रहा होता है, राइट। बस यही कहानी इंग्लिश में बोलते हैं इस इडियम को, टू क्राई वुल्फ, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, गलत अलार्म रेज करना, ऑफेन, सो दैट नो वन बिलीव्स यू व्हेन इट इज ट्रू, ताकि इस कदर झूठ बोलना कि जब आप सच भी हो ना, तो कोई आपकी बात को भरोसा ना करे। फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइड वुल्फ सो मेनी टाइम्स अबाउट द फेक हेल्थ इश्यूज दैट नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही वाज रियली सिक। मतलब कि वो इतने बार झूठ बोल चुका था ना, कि वो जब सच में बीमार पड़ा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और वैसे ही इफ यू केप्ट क्राइंग वुल्फ अबाउट द फेक ब्रेकअप्स, नो वन विल टेक योर रिलेशनशिप ड्रामा सीरियसली। मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ लोग अपने सिर्फ ब्रेकअप के बारे में मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं और दूसरों को झूठ बोलते रहते हैं, तो वो लोग का जब सच में ब्रेकअप हो जाता है ना, तो कोई सीरियस नहीं लेता उनको। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू गो या फिर रन अराउंड इन द सर्कल, माने एक ही चक्कर में गोल गोल घूमते रहोगे, तो क्या होगा, आपका कोई प्रोग्रेस होगा क्या? ज़ीरो प्रोग्रेस होगा, आप उसी जगह पे अटक जाओगे। जैसे कि ये क्या कर रहा है? ही इज़ जस्ट गोइंग और रनिंग अराउंड इन द सर्कल्स। ये क्या कर रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है इस काम को करके, वापस घूम के उसी सिचुएशन में आ जा रहा है, जस्ट लाइक अ सर्कल। तो एक ही चीज़ को दोहराते रहना, बिना नतीजे के मेहनत करते जाना। ओके? इसे बोलते हैं टू गो और रन इन सर्कल। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी केप्ट रनिंग अराउंड इन सर्कल्स व्हाइल प्लानिंग द फेस्ट, नो वन कुड डिसाइड एनीथिंग। ओके, तो हम लोग बस इधर से उधर ही घूम रहे थे, हम लोग कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। और वहीं ही हैज़ बीन गोइंग अराउंड इन सर्कल्स ट्राइंग टू कन्विंस हिज पेरेंट्स अबाउट हिज एक्टिंग स्कूल्स, लेकिन उसके पेरेंट्स कहाँ मानने वाले। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि इसका पहले आप इसका ओरिजिन जान लो। देखो, वुल्फ को अवे, ये जो वुल्फ आपको दिख रहा है, इसको दूर रखना, इसका मतलब होता है कि आप बेसिकली पॉवर्टी या फिर हंगर को अवॉइड कर रहे हो, बुरी स्थिति को एनी हाउ आप उसको दूर करके रख रहे हो, या फिर भूखमरी से बच रहे हो या गरीबी से बच रहे हो। इसका ओरिजिन ऐसे आया ना कि जितने फोकलोर्स होते थे, पुरानी जो कहानी होते थे, उसमें बोला जाता था कि जो वुल्फ होता है, जो भेड़िया होता है ना, उसका मतलब होता है डेंजर, स्पेशली हंगर को रिलेटेड होता है। तो अगर आप हंगर को, भूखमरी को अपने से दूर रख रहे हो, तो आप एनी हाउ मुश्किल से खर्च को चला रहे हो, एनी हाउ बस बहुत ही मुश्किल से गुज़र-बसर कर रहे हो, टू अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फ्रीलांसिंग हेल्प्स हिम कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग करना भी जानता है, वो कुछ-कुछ थोड़े-मोड़े काम कर देता है, तो उसके कारण वो एनी हाउ अपने खर्च को निकाल पा रहा है। वैसे ही हिज ट्यूशन जॉब बेयरली कीप्स द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर इन मेट्रो सिटीज़ लाइक बैंगलोर। तो उसके जो ट्यूशन से जो इनकम आती है ना, उससे हार्डली वो कुछ खर्च निकाल पाता है, बैंगलोर जैसे शहर में। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है मेक अप वन्स माइंड, यानी कि कोई फैसला ले लेना, अपने बुद्धि से कोई निर्णय ले लेना, टू डिसाइड समथिंग आफ्टर थिंकिंग। एग्जाम्पल, आई फाइनली मेड अप माई माइंड टू ड्रॉप इंजीनियरिंग एंड परस्यू फिल्म मेकिंग। ऐसा फैसला ले लिया। वैसे ही शी मेड अप हर माइंड टू से येस टू द अरेंज्ड मैरिज आफ्टर 5 मीटिंग्स। बहुत ही मुश्किल से उसने एक फैसला ले लिया और एक निर्णय ले लिया। नेक्स्ट इडियम है टू पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील,
मतलब किसी के काम में अड़चन डालना। इसका ओरिजिन देखो पहले, जैसे ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, दूसरे के चक्के में ऐसा एक डंडा यानी कि एक स्टिक डाल दे रहा है, तो क्या होगा? इसका जो पहिया होगा वो मुड़ जाएगा और इसका जो गाड़ी है वो टूट के गिर जाएगा और सारे लोग को नुकसान हो जाएगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है, दूसरे को योजना में खलल डाल रहा है, अड़चन डाल रहा है, दूसरों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द जेलस कलीग पुट अ स्पोक इन द व्हील बाय लीकिंग द पिच आइडिया। तो जो जेलस कलीग था ना, अपने ही टीम के बारे में लीक करके वो क्या कर दिया, एक तरह से अड़चन डाल दिया अपनी टीम के लिए। और वैसे ही वाज अबाउट टू गेट सेलेक्टेड बट द इंटरनल पॉलिटिक्स पुट अ स्पोक इन हिज व्हील। तो वो ऑलमोस्ट सेलेक्ट होने के लिए रेडी ही था, उसकी सिलेक्शन हो ही रही थी, लेकिन बीच में कोई अड़चन डाल देता है इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण। ओके, नेक्स्ट ईडियम है टू टेक टू टास्क। टू टेक टर्म समवन टू टास्क का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा डाँटना, फटकारना और उसकी क्लास लगा देना। यानी कि टास्क देना, यानी कि उसको कोई काम सौंपना और उसकी एक तरह से बेसिकली फटकार लगा देना। ओके? तो टू रिप्रिमांड समवन और क्रिटिसाइज़ समवन सीवियरली, बहुत ही ज़्यादा डाँट लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिंसिपल टूक द मॉनिटर टू टास्क फॉर लीकिंग द एग्ज़ाम पेपर। तो प्रिंसिपल ने क्लास लगा दी मॉनिटर की क्योंकि वो एग्ज़ाम पेपर को लीक कर गया था। और वैसे ही वाज़ टेकन टू टास्क बाय द बॉस फॉर कमिंग लेट टू द क्लाइंट्स मीटिंग। मतलब बॉस को ने उसकी क्लास लगा दी। और वही टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। लीफ बोले तो एक पन्ना या फिर एक पेज। जब आप एक पेज पलटते हो तो क्या करते हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप एक रीस्टार्ट कर रहे हो। टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, कोई एक नई शुरुआत करना या फिर सुधार सुधर जाना, उसे कहते हैं टू टर्न अ न्यू लीफ, एक नई चैप्टर की शुरुआत करना। एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग अ वार्निंग ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड बिकेम मोर डिसिप्लिन इन कॉलेज। यानी कि एक नई शुरुआत करता है, वो थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाता है पहले से। और वैसे ही शी यूज्ड टू बंक क्लासेस बट नाउ शी हैज़ टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ एंड टॉप्स एवरी सब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। तो जिसकी मुट्ठी बंद रहती है वो पैसे को क्या करता है, मुट्ठी में दबोच के रखता है। वो कैसा होता है, बहुत ही कंजूस और पैसे बचाने वाला होता है। बचाना नहीं, बहुत ही कंजूसी की तरह कम खर्च करने वाला। तो कंजूस होता है, बहुत स्टिंगी होता है, माइज़रली पर्सन होता है। एग्ज़ाम्पल, ही इज़ सो क्लोज़ फिस्टेड दैट ही डज़ नॉट इवन बाय बर्थडे गिफ्ट्स फॉर हिज क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स। इतना कंजूस है। और वहीं माय रूममेट इज़ अ क्लोज़ फिस्टेड पर्सन, नेवर कंट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग द ग्रुप आउटिंग। बेसिकली कंजूस। नेक्स्ट ईडियम है अ सी चेंज। सी का मतलब समुद्र, जो कि बहुत बड़ा होता है ना, तो उसी तरह से कोई ऐसा बदलाव जो कि ड्रास्टिक हो, उसे बोलते हैं अ सी चेंज। बहुत ही बड़ा और कोई पॉजिटिव बदलाव, जैसे कि ये गरीब से अमीर बन जाता है और ये एक सत्तू क्या करता है, एक नॉर्मल इंसान से आईएएस ऑफिसर बन के आ जाता है और इंतकाम ले लेता है। तो अ कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन किसी की लाइफ में आ जाए, देयर हैज बीन अ सी चेंज इन हर एटीट्यूड सिंस शी स्टार्टेड मेडिटेशन। मेडिटेशन के कारण उसका एटीट्यूड में बहुत ही भारी बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। वैसे ही आफ्टर शिफ्टिंग टू बैंगलोर आई सॉ अ सी चेंज इन द पर्सनैलिटी एंड प्रायोरिटीज़। मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट इडियम है वेट ब्लैंकेट। देखो, एक गीला ब्लैंकेट का क्या काम आता था पता है? पहले के समय में आग जब लग जाती थी ना, तो उससे उसको फायर फाइटर्स इस गीले ब्लैंकेट से ढक कर के आग को बुझा देते थे, जब तक कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। ठीक है? अब हम लोग सारे मशीन्स यूज़ करने लगे हैं ना, लेकिन पहले वेट ब्लैंकेट को यूज़ करके ही ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया जाता था और वो आग को रोक दिया जाता था। वैसे ही ये जो बंदा है, ये वेट ब्लैंकेट की मदद से क्या कर रहा है? बिल्कुल ये आग को ढक दे रहा है और ये सब कोई का मौज-मस्ती में खलल डाल दे रहा है। एक तरह से एक मूड को खराब कर दे रहा है, राइट? तो दूसरों के मन के मज़ा को बिगाड़ देने वाला व्यक्ति को बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। जैसे ये अंकल क्या कर रहे हैं, इन दोनों की खुशी को खराब कर दे रहे हैं। तो समवन हू स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन या फिर एंथुसियाज़्म, तो वो होता है वेट ब्लैंकेट्स, जैसे कि भुआएँ और फूफाजीज़। तो वी वर प्लानिंग टू गोआ ट्रिप बट रोहन प्लेड द वेट ब्लैंकेट बाय टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस। हम लोग अच्छा खासा प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन रोहन ने पैसे के बारे में बोलकर ना सबका मूड खराब कर दिया। और वैसे ही डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, एन्जॉय द पार्टी इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द लाउड म्यूजिक। तो फूफा जी क्यों बन रहे हो, एन्जॉय करो ना चुपचाप। ओके, तो एक क्विक रिवीजन, टू क्राई वोल्फ यानी कि झूठे अलार्म रेज कर देना, झूठ-मूठ के सब कोई को परेशान करना कि परेशानी में हो आप, ऐसे बताना और एक्चुअल में जब आपको ज़रूरत हो तो आपको कोई काम ना आए। भेड़ और भेड़िया वाली कहानी। वैसे ही टू गो
और रन अराउंड इन द सर्कल यानी कि बार-बार घूम फिर के वहीं पे आ जाना, चीज़ों में कोई प्रोग्रेस ना होना, अटक जाना एक ही बात पे। और वैसे ही टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर यानी कि एनी हाउ गरीबी को और भुखमरी को अवॉइड करके रहना, सर्वाइव कर लेना बेयरली। और वैसे ही टू मेक अप वन्स माइंड अगर कोई डिसीजन ले लेते हो आप अपने माइंड में तो उसे बोलते हैं मेक अप वन्स माइंड। और वैसे ही टू पुट अ स्पोक इन वन्स व्हील अगर किसी के चक्के में आप अगर एक डंडा डाल दोगे तो उसका उसका आप काम को खराब कर दे रहे हो, स्पॉइल समवन्स एफर्ट। और वैसे ही टू टेक टू टास्क किसी की क्लास लगा देना। और वही टर्न ओवर अ न्यू लीफ एक नई शुरुआत करना। और क्लोज फिस्टेड पर्सन जिसकी मुट्ठी बंद होती है वो कंजूस व्यक्ति होता है। और एक सी चेंज यानी कि एक बहुत बड़ी बदलाव। और एक वेट ब्लैंकेट होता है वो इंसान जो कि दूसरे के मजे को बहुत खराब कर देता है और स्पॉइल कर देता है बेसिकली। नेक्स्ट इडियम है अबव बोर्ड। और अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज़ बहुत ईमानदारी और साफ-सुथरे से तरीके से किया जाए। ये है बोर्ड यानी कि एक टेबल को हम लोग बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो कोई काम बोर्ड के ऊपर हो रहा हो, यानी कि ऑब्वियसली वो छुपा कर नहीं किया जा रहा हो, वो चीज़ कोई सीक्रेट नहीं होगा, ना ही आप उसमें कोई घूसखोरी कर रहे हो, ना फिर कोई गलत काम कर रहे हो। तो जो चीज़ ऑनेस्ट, ओपन और लीगल होता है, उसे अबव बोर्ड कहते हैं। जैसे कि हिज़ बिज़नेस डील्स आर ऑलवेज़ अबव बोर्ड, नो हिडन ट्रिक्स। और वैसे ही द सिलेक्शन प्रोसेस वाज कंप्लीटली अबव बोर्ड एंड बेस्ड ऑन मेरिट। इसमें कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं था। और वहीं आर्कलीज़ हील क्या होता है? तो आर्कलीज़ ना एक बहुत ही बढ़िया वॉरियर था। उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत थी और उसे एक वरदान मिला था कि उसको कोई नहीं मार सकता है सिवाय एक जगह पर। उसका ये जो पैर है ना, उसके पैर में एक वीकनेस थी। तो यही एक स्पॉट था जहाँ पर हिट करके उसे मार दिया जा सकता था। ओके, जस्ट लाइक रावण के नाभि की तरह। तो कमज़ोर कड़ी या फिर सबसे बड़ी कमज़ोरी उसे बोलते हैं Achilles heel। तो अ वीकनेस दैट कैन लीड टू फेलियर। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज़ ओवर कॉन्फिडेंस इज़ हिज़ Achilles heel इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कभी-कभी। और वैसे ही टाइम मैनेजमेंट वाज़ हर Achilles heel ड्यूरिंग द कैट मॉक टेस्ट यानी कि उसकी एक कमज़ोर पक्ष थी। और वहीं अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जब आप घड़ी से रेस लगा रहे हो, यानी कि आप कोई चीज़ को समय के दबाव में या फिर समय से पहले पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में। टू बी इन हरी टू फिनिश समथिंग बिफोर द डेडलाइन यानी कि किसी चीज़ को आप बहुत हड़बड़ी में कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सबमिट द कॉलेज फेस्ट प्रपोज़ल। मतलब बहुत जल्दी में थे। और वैसे ही द टीम वाज़ एडिटिंग द वेडिंग वीडियो अगेंस्ट द क्लॉक फॉर द नेक्स्ट डे डिलीवरी। नेक्स्ट वर्ड है टू बी इन द रेड। तो रेड में हम लोग किन चीज़ों को लिखते हैं? नॉर्मली जो हमारे नुकसान वाली चीज़ें होते हैं या फिर उधारी वाली चीज़ों को हम लोग रेड में लिखते हैं। टू ओ मोर मनी देन यू हैव मतलब आपके पास जितने पैसे नहीं हैं, उससे ज़्यादा आप उधार लेकर बैठ जाओ, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली सिचुएशन, उसे बोलते हैं टू बी इन रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर दिवाली शॉपिंग आई एम कंप्लीटली इन द रेड दिस मंथ। मतलब मेरी बहुत ही बोल दे कड़की चल रही है भाई। और वैसे ही द स्टार्टअप वाज़ इन रेड अंटिल इट गॉट इट्स फर्स्ट बिग क्लाइंट यानी कि बहुत ही उधारी में चल रहा था और नुकसान में चल रहा था वो। ओके, नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ रोजेस। तो रोजेस के बेड कैसे होंगे? बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और आरामदायक। तो कोई सुख सुविधाओं से भरी हुई स्थिति उसे बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेस, आरामदायक बेसिकली। एन इजी और कंफर्टेबल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल पीपल थिंक एक्टिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस बट इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल। ये इतना आसान नहीं है जितना देख के लगता है। और वैसे ही क्रैकिंग नीट एग्जाम is not a bed of roses, it needs sacrifice and focus. ओके, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट इडियम है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। एक ही जैसे फेदर्स यानी कि पंख वाले बर्ड्स जो होते हैं, यानी कि एक थाली के चट्टे बट्टे या फिर चोर चोर मौसेरे भाई, उसे हम लोग बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। एक ही जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति, बिल्कुल इनकी तरह और इनकी तरह। पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स या फिर नेचर। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर ऑलवेज गॉसिपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। मतलब अक्सर ऐसे लोग बात करते रह जाते हैं लेक्चर के समय पे। वैसे ही द पॉलिटिकल लीडर्स एंड शेडी बिजनेसमैन बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर दीज डे। तो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और जो जितने बेईमान बिजनेसमैन होते हैं ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम है बाइट द डस्ट। आप धूल को कब बाइट करते हो? जब आपको कोई पटखनी दे दे और आपको किसी के मुंह की खानी पड़ जाए, यानी कि आपको एक हार का या फिर एक लॉस का नुकसान करना पड़ जाए या फिर आप बेसिकली मर जाओ। तो टू फेल और डाई। फॉर एग्जाम्पल मेनी स्टार्टअप्स बाइट द डस्ट विद इन देयर फर्स्ट ईयर। बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले ही साल में फेल हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। वैसे द विलन फाइनली बिट द डस्ट इन द क्लाइमेक्स ऑफ द साउथ इंडियन एक्शन फिल्म। उसे मुंह की खानी पड़ती है या फिर वो मर जाता है। ओके, तो ये होता है कंप्लीटली फेल हो जाना।
जिसको बोलते हैं बाइट द बस्ट डस्ट। नेक्स्ट इडियम है कैरी द डे। अगर आप किसी एक दिन बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हो, उस दिन को अपने नाम कर लो, उस दिन को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बना लो, तो वो होता है कैरी अ डे। नॉर्मली इसको हम लोग वॉर सबसे एसोसिएट करते थे, जब बहुत दिनों तक वॉर्स चलते थे और इस किसी एक दिन जो जीत जाता था, उसे बोलते थे कि दिस टीम हैज़ कैरिड द डे। तो सफलता प्राप्त करना या फिर जीत जाना, तो विन और बी सक्सेसफुल इन समथिंग। एग्जाम्पल, डिस्पाइट टफ कॉम्पिटिशन, her confidence carried the day in the group discussion। और वैसे ही इंडियाज परफॉर्मेंस इन द लास्ट ओवर कैरिड द डे फॉर द मैच, और इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप मिल जाता है। नेक्स्ट इडियम है कैच द टार्टर, और इसका मतलब होता है अपने उम्मीद से ज्यादा बड़े दुश्मन से भिड़ जाना बाई चांस बाई एक्सीडेंट, और उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट हो। जैसे कि इसे एक छोटा सा रस्सी समझ के पकड़ लिया, बाद में पता चलता है कि ये भाई ये तो बड़ा वाला एनाकोंडा है, तो ये बहुत बड़ा पंगा ले लेता है। तो राजपाल यादव की इस सीन को तो आप जानते ही होंगे कि ये चल जाता है लड़ाई करने के लिए ऐसे व्यक्ति से जो कि उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और लास्ट में उसकी ये हालत हो रही होती है। ओके, तो डील विद समवन अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के स्ट्रांग हो, और बहुत ही आपके लिए वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो। जैसे कि ही थॉट द न्यू टीचर वुड बी लीनिएंट, मतलब वो थोड़ा आराम से रिफ्लेक्सिबल होंगे, रिलैक्सिंग होंगे, लेकिन ही कॉट द टार्टर इन द क्लास, जब उन्होंने उसकी क्लास लगा दी। और वैसे ही द स्कैमर कॉट अ टार्टर व्हेन ही ट्राइड टू फूल अ लॉयर ओवर द फोन। तो स्कैमर की कब क्लास लग गई, जब उसने एक लॉयर को ही फोन कॉल पर उसके स्कैम करने की कोशिश कर रही थी। ओके, नेक्स्ट इडियम है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि जब सही समय आए तब रिएक्ट करना, ना कि पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके चिंता कर रहे हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या होता है ना कि जब एक सेना चल रही होती है और उनके जितने भी छोटे-मोटे सैनिक होते हैं, वो लोग बार-बार जनरल से पूछते हैं कि भाई हम लोग ब्रिज को कैसे पार करेंगे? मत सॉरी हम लोग इन नदी को कैसे पार करेंगे? नदी तो बहुत ही बड़ा है। तो ये जो जनरल रहता है ना, वो बोलता है कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब ब्रिज तक पहुँचेंगे तब उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। अभी से इतना टेंशन मत लो, जब सही समय आएगा, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, तब उस काम को हम लोग कर देंगे। तो मुसीबत आने पर ही उसके बारे में सोचना, ना कि पहले से ही उसके बारे में सोच-सोच कर परेशान होना। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके काम पे फोकस करो, तो वो होता है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। ओके, टू डील विद द प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस, उससे पहले कोई लोड नहीं लेना। फॉर एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट योर हॉस्टल रूल्स नाउ, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। बाद की बाद में देखेंगे। और वैसे ही वी विल डिसाइड अबाउट द बजट कट्स लेटर, लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, जब होगा तब देखा जाएगा। ओके, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो अबव बोर्ड जो चीज होता है वो बहुत ही ऑनेस्ट, क्लियर और ईमानदारी से किया जाता है। आर्कलीज हील क्या होता है, किसी की एक कमजोर पक्ष, और अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कि जल्दी जल्दी कोई चीज को करना। बी इन द रेड, नुकसान में रहना, लॉस में रहना या फिर उधार में रहना। बेड ऑफ रोजेस, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही आरामदायक और कंफर्टेबल हो। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, चोर-चोर मौसेरे भाई। बाइट द डस्ट, नुकसान सहना। कैरी द डे, टू बी सक्सेसफुल, किसी दिन बहुत ही सक्सेसफुल होना। वैसे ही कैच अ टार्टर, यानी कि कोई बड़ा पंगा ले लेना बिना उम्मीद से। और वैसे ही क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि जब सही समय आए तब उसके बारे में टेंशन लेना, पहले से सोच-सोच के अपना खून नहीं जलाना। चलो, नेक्स्ट इडियम है क्रॉस योर फिंगर्स। आप फिंगर्स क्रॉस कब करते हो? जब आप कुछ प्रे कर रहे होते हैं, कुछ दुआ कर रहे होते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रहे होते हैं, तो आप फिंगर क्रॉस करते हो ना, तो आप कुछ अच्छे लक या फिर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे होते हैं। जैसे कि आई हैव अप्लाइड फॉर द एसएससी सीजीएल, अब चलो फिंगर क्रॉस देखते हैं कि क्या निकलता है। और वैसे ही क्रॉस योर फिंगर्स ब्रो, आईपीएल का टिकट अभी भी हमें मिल सकता है। और वहीं अगर कोई क्राई करता है, कोई रोता है चाँद के लिए कि भाई मुझे चाँद ला के दो, तो ये कैसी डिमांड है? ये बिल्कुल अनरीज़नेबल सी है, इम्पॉसिबल सी है, अनरियलिस्टिक है। इसमें संभावना जैसी कुछ भी नहीं होती है। तो ये होता है मून के लिए रोना। तो आस्किंग फॉर द जॉब विदाउट स्किल्स, तो ये तो अनरीज़नेबल सी बात हो गई, ऐसे कैसे जॉब मिल जाएगा आपको? नेक्स्ट इडियम है डोंट या फिर नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी बुक को उसके कवर को देख के जज नहीं करना चाहिए। यानी किसी के ऊपरी आकार या फिर ऊपरी रूप को देखकर कोई राय नहीं बनाना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा दिख रहा है लेकिन देखो कितना पावरफुल है, और ये सूखी सी आंटी कितनी कमज़ोर दिख रही है लेकिन देखो कितना हेवी वेट वेट मार रही है। ओके? तो डोंट जज समवन और समथिंग बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। ऊपरी दिखावे को देखकर नहीं जज करना चाहिए। जैसे कि दैट सिंपल लुकिंग गाय क्रैक्ड यूपीएससी, देख के आम आदमी लग रहा है लेकिन देखो भाई ने आईएएस निकाल लिया। और वैसे ही द कैफे लुक्स डल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तो बहुत ही डल दिख रहा है लेकिन अंदर से वो बहुत ही अमेजिंग बिरयानी सर्व कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट इडियम है डोंकीज ईयर। और एक गधे का साल कैसा होता है? बहुत ही लंबा साल होता है, बहुत ही एक्सटेंडेड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मेट माई स्कूल फ्रेंड्स इन डोंकीज ईयर्स। मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं की है। और वहीं, इट्स बीन डोंकीज ईयर सिंस आई लास्ट वेंट टू द मूवी थिएटर विदाउट चेकिंग अ रिव्यू। रिव्यू चेक किए बिना मैं कभी मूवी नहीं देखने जाता, पता नहीं कितने समय गुजर गए। और नेक्स्ट इडियम है ईजियर सेड देन डन, यानी कि बोलने में जो चीज आसान लगे लेकिन करने में आदमी की हालत खराब हो जाए। ओके, तो कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तो नॉट एज इजी टू डू एज टू से। एग्जाम्पल, क्विटिंग सोशल मीडिया। बोलते कि मैं सोशल मीडिया को क्विट कर दूंगा एग्जाम के टाइम में। बोलने में तो आसान है लेकिन उसके बिना मन कहाँ लगता है लोगों का आजकल। और वैसे ही कन्विंसिंग इंडियन पेरेंट्स फॉर लव मैरिज बहुत ही मुश्किल काम है भाई। इट इज इजियर सेड देन डन, कि बोलने में आसान लगता है बल्कि मानते कभी नहीं हम लोग। और वही फॉल फ्लैट का मतलब होता है बुरी तरह गिरना। और फ्लैट का मतलब होता है ना एकदम क्लियरली, एकदम सपाटा। तो अगर कोई एकदम मुंह के बल पे गिरे, एकदम फ्लैट गिर जाए तो कैसा गिरता है, बहुत ही बुरी तरह उसकी हार होती है। तो वो बहुत ही बुरा हार या फिर असफलता होना या फिर बिल्कुल असर न डाल पाना, उसे बोलते हैं टू फॉल फ्लैट। तो फेल कंप्लीटली, नॉट प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट को बोलते हैं टू फॉल फ्लैट। एग्जाम्पल, हिज जोक अबाउट द ट्रैफिक फेल फ्लैट इन द कॉलेज फेस्ट। और द हाईली प्रमोटेड वेब सीरीज फेल फ्लैट ड्यू टू पुअर एक्टिंग। तो वेब सीरीज के लिए एंटिसिपेशन तो बहुत हाई चल रही थी लेकिन वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, बहुत बुरी तरह से असफल होता है। नेक्स्ट इडियम है फेदर इन वंस कैप। फेदर का मतलब होता है पंख। और अपने कैप पे आपके फेदर कब मिलता है, जब आपको बहुत अचीवमेंट होती है ना। तो पहले जनरल्स को ऐसे फेदर लगा दिए जाते थे उनके कैप्स पे, तो उनकी जितना अचीवमेंट उतने मेडल्स की तरह के ये फेदर्स लग जाते थे। तो बेसिकली मेडल्स, तो अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। तो गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द इसरो इंटर्नशिप वाज अ फेदर इन हर कैप, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और वैसे विनिंग द कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट वाज अ फेदर इन द कैप ऑफ द कैप्टन, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ओके, नेक्स्ट इडियम है 40 विंग्स। और विंग्स की मतलब होती है झपकियां, आंख मारना, उसे बोलते हैं विंक करना। तो थोड़ी देर की झपकी, 40 सेकंड की झपकी, इसलिए बोलते हैं 40 विंग्स। तो 40 सेकंड की झपकी कैसी होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी और बहुत ही क्विक होगी। एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड, आई नीड टू कैच 40 विंग्स बिफोर द इवनिंग शिफ्ट। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक क्विक नैप की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वैसे ही मैनेज टू गेट 40 विंग्स इन द मेट्रो बिफोर रीचिंग नोएडा। मतलब कि वो थोड़ा बहुत सो लेता है, एक झपकी पूरी कर लेता है। और वही फ्रॉम रैग्स टू रिचेस मतलब होता है एक गरीबी से अमीरी तक का सफर। रैग का मतलब होता है फटे चीटे कपड़े। और जो एक अमीर बन जाए आदमी तो कैसा हो जाएगा, रैग टू रिचेस की कहानी। ओके, तो हिज जर्नी फ्रॉम द रैग्स टू रिचेस इंस्पायर्स एवरी एंटरप्रेन्योर। मतलब सब उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं उसकी कहानी से। तो ये फ्रॉम सेलिंग द टी एट द रेलवे स्टेशन टू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट्स द ट्रू रैग्स टू रिचेस स्टोरी। नेक्स्ट इडियम है गेट ऑन समवन्स नर्व्स। किसी के नस पर चढ़ जाना, यानी कि उसे बहुत इरिटेट कर देना, कि उसके नस नस दर्द करने लग जाए, उसका इतना सर दुखने लग जाए। तो किसी को बहुत परेशान करना, टू अनॉय और इरिटेट समवन, उसको बोलते हैं टू गेट इनटू समवन्स नर्व्स। ही कॉन्स्टेंटली हमिंग ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स गेट्स ऑन माय नर्व। मतलब वो लगातार हमिंग कर रहा होता है, बोल रहा होता है एग्जाम के समय में, आवाज निकाल रहा होता है, उसके कारण मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। वही दोज एंडलेस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं भाई, स्पेशली आंटीज और फूफाज भेजते हैं जो सुबह सुबह। ओके, तो एक क्विक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस योर फिंगर्स, मतलब कि किसी चीज की उम्मीद करना, होप करना। और वही क्राई फॉर द मून, बेतुकी डिमांड करना, अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल। और वही नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी की ऊपरी आकार या फिर रूप को देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए। और डोंकीज ईयर होता है बहुत लंबा समय ऑफ टाइम, इजियर सेड देन डन, यानी कि बोलने में आसान हो लेकिन करने में बहुत मुश्किल। और फॉल फ्लैट यानी कि बहुत बुरी तरह फ्लैट गिर जाना और फेल हो जाना। और फेदर इन वंस कैप, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट। 40 विंग्स, एक छोटी सी झपकी। रैग्स टू रिचेस यानी गरीब से अमीर तक का सफर। और गेट ऑन द समवन्स नर्व्स, यानी किसी को बहुत इरिटेट करना। चलो, नेक्स्ट इडियम है गिव अ पीस ऑफ वन माइंड। यानी कि अगर आप किसी को पीस ऑफ वन माइंड, अपना माइंड देते हो तो क्या होता है, मतलब कि आप इतने ज़्यादा इरिटेटेड हो, इतने ज़्यादा गुस्सा हो कि आप उसको अपना एक माइंड का टुकड़ा ही दे दे रहे हो कि ले, तू मुझे परेशान किया ना, तो देख मैं क्या इमोशन फ़ील कर रहा हूँ और मैं कितना गुस्सा हूँ। आप उसको ऐसे अपना इमोशन को ज़ाहिर करते हो, तो आप किसी को खरी-खोटी सुना रहे होते हो, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करके गुस्सा हो रहे होते हो उसको। टू स्पीक एंग्रीली और ब्लंटली टू समवन, उसे बोलते हैं टू गिव समवन अ पीस ऑफ वन्स माइंड। अपने ही माइंड का एक टुकड़ा दे दो। जैसे कि द टीचर गिव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड फॉर चीटिंग इन द टेस्ट। बहुत ही गुस्सा करती है टीचर। वैसे ही डैड गिव द इलेक्ट्रिशियन अ पीस ऑफ हिज माइंड फॉर डिलेइंग द वर्क अगेन। क्लास, डैडी ने तो क्लास लगा दी। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है गो डाउन लाइक अ लेड बलून। लेड क्या होता है, बहुत ही भारी मेटल होता है। तो लेड का जो बलून होगा वो कैसा होगा, ऊपर जा पाएगा क्या,
बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम बुरी तरह फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आएगा। एग्ज़ाम्पल, हिज स्टैंड अप सेट वेंट डाउन लाइक अ लेड बैलून, नोबडी लाफ्ड। मतलब उसका स्टैंड अप कॉमेडी इतना बुरा था ना कि एक जन भी नहीं हँसता है, बहुत ही गंदा मेजर फेलियर होता है। वैसे ही द एक्टर्स पॉलिटिकल स्पीच वेंट डाउन लाइक अ ब्लेड बैलून ऑन सोशल मीडिया। एक एक्टर ने जो इतना खराब पॉलिटिकल स्पीच दिया कि सब उसको क्रिटिसाइज़ करने लग गए। ओके, नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। तो अगर आपका खाना डॉग्स तक कब पहुँचता है? जब आपको पसंद नहीं आता, आप उसको फेंक देते हो, आप उसको वेस्ट कर देते हो, ओके? तो कोई चीज़ बिगड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है आखिरकार? वो कुत्तों के पास जाता है, उन्हें ही खाना पड़ता है। तो डिटीरियोरेट इन क्वालिटी और कंडीशन, बहुत ही क्वालिटी और कंडीशन अवस्था में खराब हो जाए, तो फिर उसे कुत्तों को सौंपना पड़ जाए। उसे बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स। एग्ज़ाम्पल, दिस लोकेलिटी हैज़ गॉन टू द डॉग्स सिंस द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है ना, तो ये लोकेलिटी का हालत बहुत ही खराब हो गया है। वैसे ही द कॉलेज कैंटीन हैज़ टोटली गॉन टू द डॉग्स, बैड फूड एंड वर्स हाइजीन। ओके, नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। किसी का अंगूठा ग्रीन हो, यानी कि वो बहुत ही गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है। एक तरह से पत्तों से उनका अंगूठा बिल्कुल हरा हो जाए, वो इतना ज़्यादा प्लांट्स से प्यार कर रहा होता है। तो बागवानी का शौक रखने वाला हुनरमंद इंसान को बोलते हैं ही हैज़ द ग्रीन थंब, तो नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग। एग्जाम्पल, माय नानी हैज़ अ ग्रीन थंब, हर बालकनी लुक्स लाइक अ मिनी जंगल। और वैसे ही शी टर्न्ड हर टेरेस इनटू अ वेजिटेबल गार्डन थैंक्स टू द ग्रीन थंब। और नेक्स्ट इडियम है ह्यू एंड क्राई, यानी कि बहुत शोर-शराबा या फिर विरोध, प्रोटेस्ट या फिर बहुत ही आउट क्राई होता है पब्लिक में, उसे बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। और ये दोनों वर्ड्स बने हैं फ्रेंच वर्ड से, जिसका ह्यूअर का मतलब होता है शाउट यानी कि चिल्लाना, और क्रायर का भी मतलब होता है चिल्लाना। उससे बना है ह्यू एंड क्राई, अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट। एग्जाम्पल, देयर वाज़ अ ह्यू एंड क्राई ऑन ट्विटर आफ्टर द पेपर लीक। पेपर के लीक होने के बाद होता है ना, बहुत ही हो हल्ला होता है, हंगामा होता है। और वैसे ही द प्राइस हाइक क्रिएटेड अ ह्यू एंड क्राई अमंग द डेली मेट्रो कम्यूटर्स। प्राइस बढ़ने के कारण लोगों में हो हल्ला और अनरेस्ट पैदा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ईडियम है इल एट ईज, यानी कि बिल्कुल आप सहज महसूस ना करो, आप असहज हो जाओ। ईज का मतलब क्या होता है? आसान, सहज महसूस करना। लेकिन अगर आप इल महसूस करोगे ईज में, यानी कि बहुत ही असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, ऑकवर्ड महसूस करोगे बेसिकली, तो होता है इल एट ईज। जैसे कि आई फेल्ट इल एट ईज इन दैट फैंसी रेस्टोरेंट विथ ऑल द एलीट क्राउड। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वैसे ही ही लुक्ड इल एट ईज ड्यूरिंग द कैंपस इंटरव्यू राउंड्स। बहुत ही अनकंफर्टेबल और असहज महसूस कर रहा था। और नेक्स्ट इडियम है लर्न या फिर नो द रोप्स। रोप्स को जान के क्या करेगा? देखो, पहले के सेलर्स जो होते हैं ना, ये अलग-अलग रस्सियों को खींच करके सेल करते थे। तो किसी को अगर रोप्स के बारे में सिखा रहे हो, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो? जहाज चलाना सिखा रहे हो। अपना एक स्किल्स उसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसको अपना जॉब या फिर टास्क सिखा रहे हो, तो काम उसको सिखा रहे हो बेसिकली। ओके? तो इट टूक हर अ मंथ टू लर्न द रोप्स एट द न्यू डिज़ाइन एजेंसी। मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लगा नई चीज़ को सीखने के लिए, जैसे ये बच्चा सीख रहा है। वैसे ही नोज़ द रोप्स ऑफ यूट्यूब एडिटिंग नाउ, हिज़ वीडियोज़ आर मच बेटर। तो कोई चीज़ बहुत इम्प्रूव हो जाए, तो आप उसको लर्न कर ले होते हो। नेक्स्ट इडियम है लेंड मी योर ईयर। लेंड का मतलब उधारी दो। तो अगर आप मुझे अपना कान दोगे उधारी, तो मतलब आप उस चीज़ों को, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। तो टू लिसन केयरफुली और पेशेंटली। तो लेंड मी योर ईयर, आई हैव अ क्रेज़ी बिज़नेस आइडिया। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो। वैसे ही शी ऑलवेज़ लेंड्स मी हर ईयर व्हेनेवर आई वांट टू वेंट। वो हमेशा मेरी बातों को सुनती है। और वहीं लूज़ योर मार्बल्स का मतलब होता है, इसका इडियम का ओरिजिन होता है कि सपोज़ करो एक बच्चा है, उसके पास मार्बल्स है, यानी कि अंटे, कंचे जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उसके कंचे हैं, अगर वो खो जाए, तो क्या होगा? उसके अगल-बगल के बच्चे उसका बहुत मज़ाक उड़ाएँगे और ये बहुत ही हर्ट हो जाएगा और इतना गुस्सा हो जाएगा कि गुस्से के मारे बिल्कुल पागल हो जाएगा। ये होता है लूज़ योर मार्बल्स। तो पागल हो जाना, समझदारी खो देना, टू गो क्रेज़ी और बिहेव इर्रेशनली, बेतुका बिहेव करना। एग्ज़ाम्पल, ही लॉस्ट हिज़ मार्बल इफ ही थिंक्स ही कैन फिनिश द सिलेबस इन 2 डेज़। अगर उसको लगता है कि 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, तो भाई वो पागल हो गया है। वैसे ही यू विल लूज़ योर मार्बल्स वॉचिंग दैट हॉरर मूवी अलोन एट नाइट। अगर अकेले देख लिए ना, तो भाई पागल हो जाओगे। और नेक्स्ट इडियम है ऑन द थिन आइस। एक पतले बर्फ की चादर पे आप रहोगे तो कैसी स्थिति में हो? आप बहुत ही रिस्की सिचुएशन में हो, आप डेंजरस सिचुएशन में हो, ये कभी भी टूटेगा और आप सीधे अंदर। तो ही इज़ ऑन थिन राइस आफ्टर स्किपिंग ऑफिस फॉर 3 डेज़ विदाउट नोटिस। बिना किसी को बताए अगर उसने ऑफिस छोड़ी है ना, तो भाई बहुत ही मुश्किल में है। तो यू आर ऑन थिन आइस विथ मॉम, बेटर क्लीन योर रूम बिफोर शी गेट्स बैक। तो अब मुसीबत में फँस जाओगे,
जल्दी आ जाओ चुपचाप, साफ कर लेना मम्मी के आने से पहले। चलो एक क्विक रिवीजन करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। टू गिव अ पीस ऑफ वन्स माइंड, किसी की डाँट फटकार लगा देना, क्लास लगा देना। तो गोल लाइक अ लेड बैलून, एक भारी लेड बैलून के जैसे नीचे गिर जाना, बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाना। और वहीं टू गो टू डॉग्स, यानी कोई चीज़ बर्बाद होना और कंडीशन उसका बहुत खराब हो जाए। ग्रीन थंब का मतलब होता है गार्डनिंग में एक्सपर्ट। ह्यू एंड क्राई का मतलब शोर-शराबा, हल्ला-गल्ला। और इल एट ईज़ यानी कि अनकंफर्टेबल और असहज महसूस करना। टू लर्न द रोप्स का मतलब किसी के स्किल्स को और उसके ट्रेड को सीख जाना। और लेंड मी योर ईयर्स मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। लूज़ योर मार्बल्स बिल्कुल पागल हो जाना। और ऑन द थिन आइस यानी कि बहुत ही डेंजरस और वल्नरेबल जगह पर होना। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। और एक बात आप याद रखना कि हमने 200 इडियम्स कवर तो कर लिए हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये आप क्विक रिवीजन के लिए आप इसको ज़रूर देख सकते हो। एक लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए इसको ज़रूर देख सकते हो। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इडियम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अब से कवर करना स्टार्ट करूँगा। तो आई विल हाइली रिकमेंड कि आप उसको भी देखना शुरू करो। बिसाइड्स अपने जो हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। ओके? तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।